एक और फैसला पलट दिया गया। इस बैठक में कई मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान जो जमीन नोएडा विकास प्राधिकरण को दी गई थी, वो जमीन अब वापस लेने का अहम फैसला लिया गया है। इस मामले पर आज अखिलेश कैबिनेट की अंतिम मोहर भी लग गई है। साथ ही अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि जिन अधिकारियों ने इस मामले में अनियमितताएं की हैं, उन अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा और उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि बसपा सरकार के दौरान जमीनों पर अवैध कब्जे किए गए हैं और लखनऊ समेत कई जगहों पर इसके उदाहरण मौजूद हैं। तो पुरानी सरकार की तो आदत थी कि जहां जमीन दिख जाए वहां कब्जा कर लो, और उसका आप भी जानते हो लखनऊ से लेकर के कहां किस तरीके से कब्जा हुई है। तो ये प्रस्ताव तो हो गया कि जो सिंचाई विभाग से जमीन छीनी थी बेचने के लिए, और यहाँ तक सूचना मिलती थी कि कुछ अधिकारी बड़े बड़े जाकर के देखते थे गाड़ियों से, तो वो वापस ले ली है, सिंचाई विभाग को वापस मिल गई है। और जो अधिकारी हैं जिन्होंने अनियमितताएं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद ये साफ संकेत दिए हैं कि उनकी सरकार घोटाले बर्दाश्त नहीं करेगी। निर्मल खत्री को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के आदेश का रीता बहुगुणा जोशी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वो यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के आदेश का स्वागत करती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि निर्मल खत्री के पास अच्छा अनुभव है। वही निर्मल खत्री का कहना है कि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भीड़ को वोट में तब्दील नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो गलतियां कांग्रेस ने की, वो आने वाले लोकसभा चुनाव में वो कतई दोहराना नहीं चाहती। यही वजह है कि कांग्रेस आलाकमान ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से रीता बहुगुणा जोशी की रवानगी कर दी और उस पद के लिए निर्मल खत्री को चुना है। मैं स्वागत करती हूं अपने हाईकमान का, माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल जी के निर्णय का। निर्मल खत्री जी हमारे बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं उत्तर प्रदेश के। आचार्य नरेंद्र दो के नवासी हैं, आज सांसद हैं, फैजाबाद से मंत्री रह चुके हैं, संगठन में विभिन्न पदों पे रहे हैं, NSUI, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, मेन बॉडी। मैं समझती हूँ इतना उनको जो व्यापक अनुभव है वो हमारे संगठन को मजबूत करने में बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मैं उनके नियुक्ति के लिए उन्हें हार्दिक बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि हम सब मिलकर 2014 में बहुत अच्छे से कांग्रेस पार्टी को यहाँ स्थापित करेंगे। अब 2014 के लोकसभा चुनाव की पूरी जिम्मेदारी निर्मल खत्री के कंधों पर है। देखना ये भी होगा कि वो भीड़ को वोट में तब्दील कर पाते हैं कि नहीं। गुरु बाबा रामदेव को इनकम टैक्स का तगड़ा झटका लग सकता है। बाबा रामदेव के ट्रस्ट से चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन खत्म किया जा सकता है। टैक्स विभाग की ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। टैक्स खत्म होने के बाद बाबा रामदेव ट्रस्ट को मिली सारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक बाबा रामदेव का ट्रस्ट पतंजलि योगपीठ कमर्शियल गतिविधियों में लगा है, साथ ही कमाई करने में जुटा है। इनकम टैक्स विभाग ने पतंजलि योगपीठ का रजिस्ट्रेशन रद्द करने से पहले 100 सवालों की लिस्ट भेजी है। साथ ही भारी जुर्माने के अलावा ट्रस्ट को खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली है। इटावा के सरकारी स्कूलों में आजकल चल रहा है तालिबानी फरमान। इटावा के सरकारी स्कूलों में बच्चों को स्कूल प्रशासन के तालिबानी नियमों का पालन करना पड़ रहा है, जिसके चलते इन बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर बढ़ रहा है। दरअसल स्कूल के प्रिंसिपल ने जबरन बच्चों पर दबाव बनाकर उन विषयों में दाखिला दिला दिया है जिनमें बच्चों की दिलचस्पी नहीं है। जहां एक और उप निदेशक समाज कल्याण भी इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। चाहता हूँ मैं 860 लेना चाहता हूँ, उसमें मैं सब्जेक्ट भूगोल और संस्कृत लेना चाहता हूँ। इस वजह से यहाँ के प्रिंसिपल और भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं आप भूगोल संस्कृत छोड़ के और कुछ भी चीज ले सकते हो। भूगोल नहीं, जबरदस्ती आपको साइंस पढ़ाना चाह रहे हैं। हाँ, जबरदस्ती वो कह रहे हैं कि आप लोग साइंस पढ़ो या फिर आर्ट में दूसरे सब्जेक्ट ले सकते हो। निराधार है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों ने स्वयं समाज कल्याण का अधिकारी की उपस्थिति में अपने विषय एक चार्ट पर लिखकर दिए हैं और वो सारे पेपर्स उनके पास है, आप वहाँ देख सकते हैं। जबरदस्ती कोई किसी की दस्तखत करा लेगा। सारा स्टाफ था, 3 लोग बैठे थे, अधीक्षक बैठे थे, उस पर अधीक्षक के दस्तखत हैं, समाज कल्याण अधिकारी दस्तखत हैं, मेरे दस्तखत हैं, बच्चों ने दस्तखत लिख करके दिया है। दोनों जो विषय चाहते थे उनसे कहा गया कि आप बताइए क्या क्या विषय पढ़ना चाहते हो, तो विषय भर दीजिए इसमें। वहीं इस बात पर स्कूल के प्रिंसिपल गोलमोल बातें करके अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं।
रुद्रप्रयाग के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालय में व्यवस्थाओं की भारी कमी है। इस कमी की वजह से छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। स्कूल में सिर्फ एक छात्रावास है, जहां छात्रों की संख्या ज्यादा और कमरों की भारी कमी है। लिहाजा एक ही कमरे में कई छात्रों को रखा गया है। इसके साथ ही स्कूल में शिक्षकों की भी कमी है। जो शिक्षक हैं भी उन्हें अब तक वेतन नहीं दिया गया है। छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं की भी कमी है, यहाँ तक कि पीने के पानी की भी भारी कमी है। बच्चे दूर के इलाकों से खुद ही पानी लाने को मजबूर हैं। इन स्कूलों के नाम को बदलने की बात तो कही जा रही है, लेकिन सरकार इन स्कूलों की सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही। हम यहाँ कक्षा 6 में आए तो यह स्कूल मुखरण में था, तो तब हमें शुरू ही से हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। कहीं पानी नहीं आता था तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी। हम वहाँ भी दूर का देर तक पानी लेने के लिए जाते थे। और जब हम यहाँ ऊपर आए तो यहाँ न बिजली है, न पढ़ने के लिए यहाँ किताबें हैं, और यहाँ भी हमें पानी की बहुत समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। ऐसे में इस स्कूल के बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। बदायूं में एक प्रिंसिपल ने अपने ही स्कूली छात्रा के साथ रेप कर एक घिनौनी घटना को अंजाम दिया है। दरअसल बदायूं के केसरी मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल नरेश पाल ने अपने स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा को स्कॉलरशिप का फॉर्म भराने के बहाने अपने घर बुलाया, जहां पर प्रिंसिपल ने छात्रा के साथ रेप किया और उसके बेहोश हो जाने पर उसने अपने ही घर की छत से नीचे फेंक दिया। आसपास के लोगों ने लड़की की हालत की खबर उसके पिता को दी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। नरेश पाल मुझे ले गए थे, जगह तुम्हारे फार्म भरे जाएंगे बेटा, तुम देखो सर चलो तुम अपने फोटो खिंचवाओ। चल गए, फोटो नहीं खिंचवाए, वे अपने मकान पे ले गए। मकान पे ले जाके उन्होंने मेरी बेइज्जती की, उन्होंने पिटाई लगाई, मेरी पिटाई लगा के फिर उन्होंने मुझे छत से ढकेल दिया। बुरा काम भी किया मेरे साथ। उनको सजा होना चाहिए, मुकदमा हो जाए, उनको जेल हो जाए। फिलहाल पुलिस ने इस बाबत आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। कुछ महीने बाद होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के लिए सभी विभागों ने कमर कस ली है। इसके लिए पर्यटन विभाग टूरिस्ट गाइडों को ट्रेनिंग दे रहा है। इस ट्रेनिंग से गाइडों को यह सिखाया जा रहा है कि वह कम से कम समय में लोगों को कुंभ के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकें। दरअसल महाकुंभ के समय कई विदेशी सैलानी इलाहाबाद पहुंचते हैं, लिहाजा इन लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो सके, इसलिए इन टूरिस्ट गाइडों को ट्रेनिंग दी जा रही है। महाकुंभ में इलाहाबाद में करोड़ों लोगों के आने की संभावना है, इसीलिए गाइड्स की ट्रेनिंग और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष को बदलने के मुद्दे पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्षा रीता बहुगुणा जोशी की जगह निर्मल खत्री को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब इस मुद्दे पर उत्तराखंड में भी कवायद तेज हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री हरीश रावत ने इस मामले में नए प्रदेश अध्यक्ष को तैनात करने की मांग तेज कर दी है। हरीश रावत ने कहा कि पार्टी को इस मामले में जल्द फैसला ले लेना चाहिए। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य को जल्द हटाया जाना लगभग तय हो गया है। हालांकि इस मुद्दे पर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी में पहले से ही गुटबाजी चल रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री हरीश रावत का गुट चाहता है कि टिहरी लोकसभा उपचुनाव से पहले यशपाल आर्य को हटाकर उनके गुट के किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष पद पर बिठाया जाए। हमारी तरफ से कोई बात इस विषय में नहीं है। एक समय था हमने पार्टी में समन्वय के लिए प्रदीप टमटा जी का नाम दिया था, और पार्टी लीडरशिप को तय करना है कि किसको नियुक्त करते हैं। राज्यों में चुनाव के बाद परिवर्तन किए गए हैं, तो उस सिलसिले में हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि लोकसभा को ध्यान में रख करके आपको जल्दी जिस व्यक्ति को भी जिम्मेदारी सौंपनी है दे देनी चाहिए, ताकि उसको इतना समय तो मिले कि वो नए सिरे से संगठन को ठीक से खड़ा कर सके। उधर यशपाल आर्य का कहना है कि आखिरी फैसला हरीश रावत को नहीं, सोनिया गांधी को लेना है। छात्र संघ चुनावों में नियमों का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। दरअसल इन चुनावों में लिंग 2 समिति की ओर से की गई सिफारिशों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। छात्रों ने पूरे शहर को पोस्टरों से भर दिया है।
हालांकि अभी चुनाव की तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी लिंग दोष समिति की सिफारिशों का अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन सो रहा है। पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं रहता है। किसी तरीके से वो एडमिशन ले लेते हैं और लाखों रुपए खर्च करके चुनाव को प्रभावित करते हैं, चुनाव जीतते हैं, हारते हैं। तो इन लोगों को रोकने के लिए ऐसा लिंग दोष कमेटी में बनाया गया है कि 5000 से अधिक चुनाव में खर्च न हो। छात्र राजनीति में आएंगे जो देश का समाज का कल्याण करेंगे। ऐसे जो छात्र संघ का उद्देश्य है उसकी पूर्ति। यही वजह है कि शहर में टंगे हुए पोस्टरों को पुलिस ने हटाना उचित नहीं समझा। दुधुआ में बढ़ रही है बाघों की तादाद। बाघों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत नेपाल सीमा पर बसे दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान में इन दिनों बाघों की संख्या में खासी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इतना ही नहीं, इस उद्यान में रहने वाली मादा बाघिन अपने शावकों को शिकार की कला भी सिखा रही है। और इसी के चलते कभी कभी ये बाघ अपने बच्चों के साथ उद्यान की सीमा से पार चले जाते हैं, जिससे उद्यान के कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संयुक्त रूप से नॉर्थ खीरी के जो एरिया है वही हम लोगों ने संयुक्त रूप से टीम बनाई है। वहाँ पे एक राजपत्रित अधिकारी जाकर गश्त किए और जो स्वयं सेवी संस्थाएं उनके माध्यम से, स्थानीय लोगों के माध्यम से इस बात की निगरानी रखी जा रही है किसी प्रकार का नुकसान एक और जहाँ जनसाधारण को न हो वहाँ वन्य जीवों को नहीं। और मैं आज स्वयं फिर क्षेत्र में जा रहा हूँ, मैं सुनिश्चित करूँगा कि किसी प्रकार का चाहे तो जनसाधारण का या वन्य जीवों का नुकसान न। फिलहाल उद्यान के कर्मचारी सीमा से पार चले जाने वाले बाघों की खास तौर पर निगरानी कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर हरिद्वार में पिछले 22 दिनों से बैठे मातृ सदन के स्वामी शिवानंद अब शहद लेने को तैयार हो गए हैं। कल अनशन को खत्म करवाने के लिए प्रशासन के अधिकारी मात सदन पहुंचे। इस दौरान मात सदन के जो आश्रम में जमकर हंगामा हुआ। स्वामी शिवानंद का अनशन खत्म करने आए जिला प्रशासन को एक और जहां संतों के गुस्से का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर करीब 4 घंटे की मेहनत के बाद जिला प्रशासन की एक टीम बड़ी संख्या में पुलिस बल को लेकर मात सदन आश्रम पहुंची। हालांकि इस दौरान हंगामा को देखते हुए जिला प्रशासन स्वामी शिवानंद सिर्फ शहद लेने को राजी कर सके। इस दौरान स्वामी शिवानंद ने कहा कि सिर्फ शहद ले रहे हैं, उनका अनशन जारी है। माता सदन के स्वामी ने कहा कि अगर सरकार 15 दिन के अंदर उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वो शहद और जल भी त्याग देंगे। चीनी मिलों को पीपीपी मोड में दिए जाने का विरोध शुरू हो चुका है। अब डोईवाला में चीनी मिल कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। चीनी मिल को पीपीपी मोड में दिए जाने के फैसले के खिलाफ ऋषिकेश के डोईवाला में मिल के कर्मचारी हड़ताल पर उतर आए हैं। कर्मचारियों ने आज मिल का कामकाज ठप कर दिया है, साथ ही धरने पर बैठ गए हैं। इन कर्मचारियों के विरोध का समर्थन डोईवाला व्यापार संघ ने भी कर दिया है। आज व्यापारियों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। इन लोगों की मांग है कि सरकार चीनी मिलों के निरीक्षण के फैसले को वापस ले। गोरखपुर में पुलिस की करतूत के चलते एक परिवार गमजदा है। दरअसल 19 तारीख को एक सड़क दुर्घटना में व्यापारी सुजीत की मौत हो गई थी, जिसके बाद सुजीत की मौत के आरोपी युवक ने पुलिस से साठगांठ कर सुजीत को संजय बना दिया और अस्पताल में उसे लावारिस कह के भर्ती करा दिया, जहां उसकी मौत हो गई। अब जहां सुजीत की मौत के बाद उसके परिवार वाले दुखी हैं। जब वो सब्जी वाले ने बताया न कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है और साइकिल जो यहाँ बच्चे बाबू के पड़ा हुआ है, उससे हम लोग समझ गए कि मेरी साइकिल एक्सीडेंट यही हुआ है। बॉडी क्या है, अब तो डॉक्टर है जो भाई आया वही जो किया होगा कि हम लोग बॉडी को हम लोग। तो एक्सीडेंट की बात आप बता रहे हो, इसमें मुकदमा पंजीकृत है थाना शाहपुर में ही, अभियोग पंजीकृत है और उसके जो अभियुक्त है मोटरसाइकिल भी ट्रेस्ट हो गई है और अभियुक्त भी है पुलिस के उसमें। नहीं, इसमें पुलिस की इसके तो देखा जाएगी, इसकी तो जांच कराई जाएगी, क्या उसका नाम सही नाम से क्यों उसको भर्ती नहीं कराया गया और उसमें घटनास्थल पिपराइच का क्यों दिखाया गया, ये तो एक जांच का विषय है। वहीं दूसरी ओर सुजीत के घर वालों को अब तक सुजीत का शव नहीं दिया गया है। आगरा में 14 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है।
आगरा के छत्ता क्षेत्र में बने यमुना पुल से आज एक 14 साल की एक छात्रा ने यमुना में कूदकर खुदकुशी कर ली। नेहा नाम की ये लड़की ताजगंज की रहने वाली थी और 7वीं क्लास में पढ़ती थी। घर वालों ने बताया कि नेहा का घर पर किसी से कोई विवाद नहीं हुआ था। स्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि नेहा ने पुल पर पहुंचकर अपना बैग नीचे रखा और यमुना में छलांग लगा दी। घर पे तो ऐसी कोई उनकी बातचीत नहीं है। वो सबसे बड़ी लड़की है घर में, 14-15 साल की है। स्कूल के लिए सुबह निकली 7:30 बजे और 8:30 बजे करीब छत्ता थाने से